बेसिकली ब्लां जी, तो हम बात कर रहे थे ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमने पहले बात की कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की ब्लांचिंग के मेथड्स कौन से हैं। बेसिकली तीन मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन जिसको हॉट वाटर ब्लांचिंग कहते हैं, दूसरे नंबर पे जिसको हम स्टीम ब्लांचिंग कहते हैं। तो हॉट वाटर ब्लांचिंग में आप सिंपली ये होता है कि जो कमोडिटीज़ बाय नेचर हार्ड हैं, जिनमें वाटर कंटेंट कम होता है या उनका स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड होता है, टिश्यूज़ ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसको आप एप्पल कह सकते हैं, या एप्पल या पोटैटोज़ या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, ग्रीन बीन्स, इस तरह की जितनी भी होती हैं, उनको मोस्टली क्या होता है कि हम हॉट वाटर ब्लांचिंग देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो कि बाय नेचर बहुत सॉफ्ट होती हैं। उसमें एक तो फर्स्ट वन जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू कमोडिटी होती है, वो होती है स्ट्रॉबेरी या टमाटोज़, जिसको मतलब अगर वेजिटेबल में से लें तो ये कमोडिटी बहुत सॉफ्ट होती है, इनको इनकी हैंडलिंग बहुत जो है वो मुश्किल होती है। तो इनकी ब्लांचिंग के लिए मोस्टली हम स्टीम ब्लांचिंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो हीटिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें माइक्रो इंजाइम्स है कितने, इंजाइम्स की एक्टिविटी क्या, फैक्टर क्या है, और उसके अलावा उनमें उसका स्ट्रक्चर क्या है। इस बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हम उसको हॉट वाटर ब्लांचिंग देंगे या हम उसको स्टीम ब्लांचिंग देंगे। इस चीज़ के अलावा एक और भी होती है जिसको हम इरेडिएशन ब्लांचिंग कहते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में ये हमारे यूज़ नहीं हो रही, इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रही। इसका पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इसका जो इक्विपमेंट होता है, इरेडिएशन ब्लांचर जो होता है। इसलिए इंडस्ट्री मोस्टली रिकमेंड नहीं करती, वो मोस्टली क्या करते हैं, हॉट वाटर ब्लांचिंग या स्टीम ब्लांचिंग को प्रेफर करते हैं। अब होता क्या है कि पैन के अंदर हम वाटर को हॉट करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने से जो स्टीम जनरेट होती है, ज़्यादा प्रेशर ना हो, ये फर्स्ट जो है उसकी प्रिकॉशंस होती हैं कि ज़्यादा प्रेशर के साथ हम उसको ब्लांचिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उसके जो जहाँ से वो एग्जिट हो रहा है वहाँ पे हम कमोडिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। मोस्टली एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिविटी अप टू 60 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई करते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एंजाइम्स बाय नेचर एक स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक वाटर एक्टिविटी जो है उनके दरमियान मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन जब हम स्टीम ब्लांचिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंजाइम्स आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है कमोडिटी का, इंजाइम्स इनएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी जो एक्टिव साइड होती है जहाँ पे उसका जो लॉक एंड की मॉडल में सबस्ट्रेट में आग लगना होता है, उस चीज़ को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं। ये तीन तरह की ब्लांचिंग होती है जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न वो ऑफ हो गए। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम स्टीम ब्लांचिंग या जो होती है आप कह सकते हैं हॉट वाटर ब्लांचिंग है। ब्लांचिंग ये यूज़ होती है। ब्लांचिंग का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 105 है। इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो कमोडिटी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम अल्टरनेट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सल्फाइटिंग होती है, और या कुछ हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। इसके जो इफेक्टिवनेस है ब्लांचिंग की, उसको इन्हांस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ चीज़ें जो है वो कुछ केमिकल ऐड करते हैं। जिस तरह है कैल्शियम क्लोराइड है, फ्रूट
की फर्मनेस को इन्हांस करता है और जो ब्लांचिंग का प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। हम फ्रूट्स के लिए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्कॉर्बिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और इस तरह के दूसरे जो प्रिजर्वेटिव हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो प्रिजर्वेशन में यूज़ होती हैं। विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये तो एक नेचुरल सोर्स है और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसलिए हम जो मोस्टली यूज़ होता है वो ये वाले केमिकल्स जो होते हैं, हम इन केमिकल्स को ऐड करके क्या करते हैं कि उनकी इफेक्टिवनेस जो है जो ब्लांचिंग प्रोसेस की वो इन्हांस कर सकती है। ये हम स्टीम ब्लांचिंग में भी कर सकते हैं और हॉट वाटर ब्लांचिंग में भी कर सकते हैं। अभी होता है कि हमने ब्लांचिंग कर ली, लेकिन हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ब्लांचिंग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो टेस्ट होता है पेरोक्सीडेज टेस्ट या कैटालेज टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं वो यही दो होते हैं, जिसमें एक पेरोक्सीडेज आता है और दूसरा कैटालेज आता है। हम पेरोक्सीडेज टेस्ट ही क्यों करते हैं? इसकी रीज़न ये है कि ये एंजाइम पेरोक्सीडेज टेस्ट जो एंजाइम है या कैटालेज एंजाइम है, ये सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है। तो 100 डिग्री या 105 डिग्री सेल्सियस तक जब हम वाटर को हीट करते हैं, उसमें प्रोडक्ट को डिप कर दिया, उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हमने डिप कर दिया, तो तब उसमें सारे के सारे एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम पेरोक्सीडेज करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर पेरोक्सीडेज या कैटालेज एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया तो इट मीन्स कि सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंट ये सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं और बाकी सारे के सारे एंजाइम जो है वो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एंजाइम पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम जो है उसको हम टेस्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम ब्लांचिंग का टाइम या टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। उनमें क्या आता है कि सबसे पहले तो आता है कि आपका रॉ मटेरियल कौन सा है, रॉ मटेरियल की नेचर क्या है, फ्रूट है, वेजिटेबल है या फ्रूट है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अगर फ्रूट है तो उसकी नेचर क्या है, वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, या उसकी जो शुगर की उसमें शुगर्स कितनी हैं, या उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी कम्पैक्टनेस क्या है। ये चीज़ें हम चेक करने के बाद उसमें देखते हैं कि हम उसको टाइम कितना देंगे, वो हमारे लिए सूटेबल होगा स्टीम ब्लांचिंग में या हॉट वाटर ब्लांचिंग में। इन चीज़ों को चेक करने के बाद रॉ मटेरियल की नेचर क्या है। दूसरे नंबर पे कि रॉ मटेरियल का जो हमने साइज़ रिडक्शन की है उसका पार्टिकल साइज़ कितना है, हमने साइज़ कितना रखा है। अगर स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी एक नॉर्मल साइज़ में उसमें हमने कितना साइज़ रखा है, साइज़ पे डिपेंड करता है। साइज़ पे क्यों डिपेंड करता है या साइज़ रिडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो इसकी रीज़न ये है कि जब हम उसकी साइज़ को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने के बाद अगर फ़र्ज़ करो हम साइज़ रिड्यूस नहीं करते, देन उसमें क्या होता है कि इंटरनल साइड पे या कोर ऑफ द सेंटर जो होता है वहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। जब हम उसको हीट करते हैं अप टू फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स, देन वो अब सेंटर तक हीट नहीं पहुँच पाती और जो वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव रह जाते हैं, वहाँ पे वो प्रॉपर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते या इनएक्टिवेट नहीं हो पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं ताकि ईच एंड एवरी पार्टिकल जो उस प्रोडक्ट का है उस तक हीट पहुँचे, उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो और वहाँ पे जितने भी एंजाइम्स हैं वो उसको इनएक्टिवेट कर दें। तीसरे नंबर पे हम हीटिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हीटिंग मेथड में मतलब हॉट वाटर या स्टीम ब्लांचिंग या इरेडिएशन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, जिस तरह टर्निप है बहुत हार्ड कमोडिटी होती है, उसके लिए हम अप टू 4 मिनट्स तक भी 100 डिग्री
सेल्सियस पे उसको करते हैं। ओकरा के लिए हमें 1 to 2 मिनट्स चाहिए, मशरूम के लिए 4 to 5 मिनट्स चाहिए, और जो स्पिनच है उसके लिए हम मोस्टली 1 to 1.5 मिनट या 1.5 मिनट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इतना टाइम जो है वो ब्लांचिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग करने के बाद उसको पर ऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं। पर ऑक्सीडेज टेस्ट कैसे करते हैं ये हम आपको प्रैक्टिकल की क्लास में बताएंगे। तो पर ऑक्सीडेज टेस्ट या कैटालेज टेस्ट, उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी इफेक्टिवनेस कितनी हो चुकी है, ब्लांचिंग कितनी कंप्लीट हुई है, आया कुछ जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हैं या नहीं हैं,